हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना है वीडियो। तो हमारा वीडियो प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स है। और आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहला है 100 ईयर्स ऑफ मालाबार रेबिलियन, सेकंड है सेक्शन 309 आईपीसी, थर्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फोर्थ है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉपिक में क्या है। 100 ईयर ऑफ मालाबार रेबिलियन में क्या है। With the 1921 Malabar Rebellion turning 100 next year, several movies have been announced back to back. तो जो 1921 में एक मालाबार रेबिलियन हुआ था, तो अगले साल उसका 100 साल पूरा होने वाला है। तो उसी के उपलक्ष्य में कई सारे पिक्चरें बनाने के लिए लोगों ने कहा है। अब मालाबार रेबिलियन है क्या, तो इसमें है द मालाबार रेबिलियन इन 1921 स्टार्टेड एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द फ्यूडल सिस्टम इन द सदर्न मालाबार बट एंडेड इन कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो मालाबार रेबिलियन एक ऐसा था जिसको 1921 में शुरू किया गया था। ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू किया गया था, और फ्यूडल सिस्टम यानी जो ज़मींदारी सिस्टम थी तो उसके खिलाफ शुरू किया गया था, जो कि बाद में धीरे धीरे कम्युनल एक रूप ले लिया था और ये फिर हिंदू मुसलमान के बीच में शुरू हो गया। नेक्स्ट है There was a series of clashes between the Mappila peasantry and their landlords supported by the British throughout the 19th and 20th century. तो बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए मपीला पेजेंट्री यानी जो मपीला किसान थे उनके बीच और उनके लैंडलॉर्ड के बीच में, जिनको ब्रिटिश हुकूमत सपोर्ट कर रही थी 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय में। नेक्स्ट है इट बिगैन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट अ हैवी हैंडेड क्रैकडाउन ऑन द खिलाफत मूवमेंट, अ कैंपेन इन डिफेंस ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन द अर्नड एंड वलुवनड तालुकास ऑफ मालाबार। तो जो हैवी हैंडेड जो क्रैकडाउन हुआ था खिलाफत मूवमेंट में, इसके डिफेंस में ऑटोमन कैलिफेट के मतलब डिफेंस में बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, तो वो हुआ था अर्नड और वलुवन तालुकास में मालाबार में। बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। द मपिलाज अटैक्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ट्रेजरीज। तो जो मपिलाज थे उन्होंने वहाँ के पुलिस स्टेशन पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उन पे कब्जा कर लिया, कोर्ट्स पे और बाकी गवर्नमेंट के ट्रेजरी पे यानी कि खजाने पे। नेक्स्ट है मोपलाज। The Moplaz are a band of a fanatic Muslim and have descended from the Arabs who settled in the Malabar coast in about the 8th and 9th century AD. तो मोपलाज थे ये एक फैनेटिक मुस्लिम बैंड थी जो कि डिसेंडेंट थे अरब्स के। ये अरब्स के मतलब पूर्वज, मतलब उन्हीं से जुड़े हुए थे, उनकी जो ज़मीन थी उनसे जुड़ी हुई थी, जो कि मलाबार कोस्ट में रहते थे लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में। वरियन कुन्ना एंड कुंजान अहमद हाजी, देखते हैं कौन है। ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द मालाबार रेबिलियन ऑफ 1921। तो ये जो मालाबार रेबिलियन हुआ था 1921 में, उसके लीडर थे। नेक्स्ट ही रेज्ड 75,000 नेटिव, सीज्ड कंट्रोल ऑफ अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट। तो इन्होंने लगभग 75,000 नेटिव जो इन्फेंट्री थी यानी कि जो पैदल सैनिक होते हैं उनकी तैयार की, और फिर इन्होंने जो बड़ी ब्रिटिश रूल की एक ज़मीन थी उस पर कब्जा करके अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक साझा गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है इन जनवरी 1922 अंडर द गाइज ऑफ अ ट्रीटी द ब्रिटिश बिट्रेड हजी थ्रू द क्लोज फ्रेंड उनियान मुसल्यार, अरेस्टिंग हिम फ्रॉम हिज हाइड आउट एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर अ ब्रिटिश जज। तो जनवरी 1922 में एक गॉइज ऑफ ट्रीटी हुई थी बिटवीन ब्रिटिश में, जिसमें ब्रिटिश ने धोखा दिया था हाजी को, उनके जो क्लोज फ्रेंड थे उनियान मुसल्यार, उनके सब मिलके। नेक्स्ट है ही वॉज सेंटेंस टू डेथ अलॉन्ग विद हिज कंपैट्रियट्स, जो इनके साथी थे तो उन्हीं के साथ इनको भी सजा दी गई थी। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 309 आईपीसी। So Section 309 of the IPC constitute to exist in the statute book, contrary to the popular perception that it has been
रिपील्ड। तो जो सेक्शन 309 था आईपीसी का, वो स्टैट्यूट बुक में जो दिया हुआ हमारा, तो कॉन्ट्रेरी एक पॉपुलर परसेप्शन था, तो उसी के कॉन्ट्रेरी इसको लाया गया था। अंडर सेक्शन 309 द आईपीसी, एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल विद द सेम इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड और अ फाइन। तो 309 के मुताबिक अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो पनिशेबल ऑफेंस है, उसको हो सकता है जेल हो या फिर एक साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट है, ऑल्दो सेक्शन 309 इज स्टिल इन इफेक्ट, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007 इनैक्टेड इन 2018 हैज रिस्ट्रिक्टेड इट्स एप्लीकेशन। भले ही 309 हमारे इफेक्ट में, लेकिन जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2007 में, जिसको 2018 में इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था, तो वो कुछ ना कुछ इसके एप्लीकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस डालता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। The law was brought by the British in 19th century, reflected the thinking of the timeline when killing or attempting to kill oneself was considered a crime against the state as well as against religion, and only 24 hours around the world have a section such as their law। तो ये कानून था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम 19वीं शताब्दी में आया था, जिसमें कोई अगर अपने को आत्महत्या करने की कोशिश करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, तो उसको उस सेक्शन के अगेंस्ट मतलब उसके ऊपर केस चला जाएगा, क्राइम माना जाएगा उसको कानूनी किताब में, वो चाहे धर्म के विरुद्ध हो या फिर कहीं भी हो। तो ये सिर्फ 24 कंट्रीज में पूरे देश में लागू था, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 24 देशों में लागू था। नेक्स्ट है, वॉज सेक्शन 309 रिपील्ड एज अ फ्यू ईयर बैक, क्या 309 को कुछ साल पहले रिपील यानी कि हटा दिया गया था? तो इसमें सबसे पहला है, द सेक्शन कंटिन्यूज टू रिमेन इन द आईपीसी एंड द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द स्कोप फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी एंड मेड द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल ओनली एज अ एक्सेप्शन। कहने का मतलब है, ये जो सेक्शन है ये इसको आईपीसी में भी है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में भी, जो कि सिग्निफिकेंटली इसके स्कोप को कम करता है, क्योंकि हाँ, और ये मतलब मंजूर करता है कि जो भी अगर सुसाइड कमिट करेगा तो वो पनिशेबल होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट इन ज्ञान कौर केस 1996 ओवरटर्न द 1994 डिसीजन which brought section 309 back to life and made right to die constitutional. The court held that the right to life under article 21 does not include the right to die। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्ञान कौर केस था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1996 में हुआ था, तो विच ओवरटर्न द 1994 डिसीजन, जिसको उन्होंने 1994 का जो डिसीजन था उसको ओवरटर्न करते हुए उन्होंने 309 को लाया था, मतलब कि वापस से शुरू किया था, पहले बैन हो गया था कि राइट टू डाई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसमें द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ अंडर दिस सेक्शन 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ, तो उसमें राइट टू डाई का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट रूल दैट द जैन प्रैक्टिस ऑफ संथारा वुड henceforth be treated as a suicide and made punishable under the section 309 and section 306 abatement of suicide of the IPC, but later Supreme Court has overruled the High Court judgment। तो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जैन प्रैक्टिस जो संथारा होता है, इसमें वो अपने आप को इसको सलेखना भी बोलते हैं, जिसमें वो स्टारवेशन अल्टर डाई यानी कि तब तक वो भूख हड़ताल करते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। तो उसमें उन्होंने जो सुसाइड था ट्रीट किया था उसको, जिसको पनिशेबल माना गया था, इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल करते हुए उसको रिपील कर दिया था। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्राइम मिनिस्टर हैज पेड ट्रिब्यूटरीज टू द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन इस पुण्यतिथि। तो प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूटरीज दिए हैं, उनको ट्रिब्यूट किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि वाले दिन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में और क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, बैरिस्टर एंड एकेडमिशियन हु सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर भी थे और एकेडमिशियन भी थे। साथ ही साथ ये जो मंत्रालय थी उस समय की इंडस्ट्री एंड सप्लाई जवाहरलाल नेहरू के समय की, उसमें भी इन्होंने मतलब वो मंत्री थे।
Next, he became a member of Bengal Legislative Council in 1929 and was the youngest Vice Chancellor of the University of Calcutta from 1934 to 1938. तो ये जो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर बने थे 1929 में और सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के 1934 से लेकर 1938 के बीच में। चलिए बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। Later he became the finance minister of the provinces of Bengal and was subsequently elected the national president of the All India Hindu Mahasabha, the Mahabodhi Society and the Royal Asiatic Society. बाद में उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया बंगाल का। उसके बाद वो नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए, यानी कि राष्ट्र मतलब जो पार्टीज के प्रेसिडेंट होते हैं वो चुने गए। इसमें ऑल इंडिया हिंदू महासभा, महाबोधि सभा और एशियाटिक सभा शामिल था। नेक्स्ट ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ही वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम द साउथ कलकत्ता। तो पहले जनरल इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा का, तो ये साउथ एंड दक्षिणी कलकत्ता से चुने गए थे। अब इनका जम्मू कश्मीर में रोल क्या था देखते हैं। ही फुल्ली सपोर्टेड द सत्याग्रह ऑफ द प्रजा परिषद हु एम टू मेक Jammu and Kashmir an integral part of India and raised a strong slogan, two flag in one country, two legislation in one country and two heads in one country, unacceptable, unacceptable। तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर को इंडिया में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चालू की थी और उन्होंने स्लोगन भी दिया था कि दो झंडे एक कंट्री में, दो लेजिस्लेशन एक कंट्री में, दो सिर एक कंट्री में, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी हमें मंजूर नहीं है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जस्टिस जी रोहिणी कमीशन। The Union Cabinet has approved a 6-month extension to the Commission as it need more time as its works has been affected by the pandemic। तो जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 6 महीने का जो कमीशन बनी थी जी रोहिणी, तो इसका जो टाइम पीरियड था उसको 6 महीने से बढ़ाया गया है क्योंकि जो महामारी चल रही है इसकी वजह से इनके कामों में रुकावट आ रही थी। अब ये कमीशन है क्या? द कमीशन इज हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जी रोहिणी। तो रिटायर्ड एक जी रोहिणी मुख्य मतलब न्यायाधीश थे, तो उनके द्वारा ये हेड किया जा रहा है। मैंडेट क्या है? इट हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंप्लीट द टास्क ऑफ सब कैटेगरी 5,000 odd caste in the central OBC list so as to ensure more equitable distribution of opportunity in the central government job and educational institution। तो लगभग जो 5,000 और कास्ट थे जिनको OBC में शामिल करना जाने वाला था, जिससे कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब या फिर मतलब पढ़ाई के लिए, तो जिससे उनको लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। बैकग्राउंड क्या है? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 2 अक्टूबर 2017। तो इसको आर्टिकल 340 में अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड दिया हुआ है। तो उसके अंदर इसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल द्वारा 2 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। अब आर्टिकल 340 है क्या? आर्टिकल 340 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो 340 में ये दिया गया है कि एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए देखी जाएगी। नेक्स्ट है इट शैल इन्वेस्टिगेट द मैटर्स रेफर्ड देम एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो इनका काम था कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करना और अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। Last, the president shall cause a copy of the report presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each house of the parliament। तो प्रेसिडेंट जो कॉपी थी रिपोर्ट की उनको उसमें प्रेजेंट करना है मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग के साथ कि क्या क्या उसमें डिसीजन लिया गया, क्या क्या रिकमेंडेशंस या सजेशंस दिए गए हैं। ये दोनों सदनों में यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में पेश करना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस किसी भी तरीके के जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।